मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण लेकर। आज कुछ हृदय विदारक खबरें हैं राजस्थान के कोटा से, और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है, उसकी भी बात करूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां कांग्रेस अपने आंतरिक संघर्ष मतभेद से परेशान होती दिख रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारों में भी अंतर्कलह बहुत स्पष्ट दिख रही है। अगर समय से सुलझाया नहीं गया तो भारी पड़ सकती है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो जाम पर अड़े हुए हैं, सरकार कह रही है आइए बात कीजिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी जो रणनीतिक जो समझौते हैं वो भारत ने कई किए हैं। चीन को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अपनी हरकतें सुधारिए, पीछे जाइए, सिर्फ बात करने से काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। और इन सब के अलावा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जो अक्टूबर के औद्योगिक विकास के आंकड़े हैं वो आ गए हैं और बेहतर आंकड़े हैं। हालांकि और बेहतर हो सकते थे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी ज्यादातर अनुमानों से बेहतर है। सबसे पहले वो हृदय विदारक खबर जो कोटा से आ रही है, राजस्थान के कोटा से। वहां अस्पताल में 9 बच्चे, वो उनका जीवन बचाया नहीं जा सका, और आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उस पर चिंता जताई है। वहां की सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है इस मामले में कि राजस्थान से लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं, पहले भी आती रही हैं। इस तरह की खबरें देश के अलग अलग अस्पतालों से आती है जहां बीमारी का पता नहीं लगता, सुविधाएं नहीं मिलती, सहूलियत नहीं हो पाती। राजस्थान से भी हमने पहले इस तरह की कई खबरें देखी। दुर्भाग्य से उन खबरों पर जब तुरंत चर्चा होती है तब तो समिति बना दी जाती है। मीडिया में जब टीवी के लोग माइक लेकर पहुंच जाते हैं, खबरें आने लगती हैं, सोशल मीडिया पूछता है, तब तो उसकी चर्चा चिंता होती है, उसके बाद उसे भूल जाते हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि फिर से कोटा में 9 बच्चों का जीवन नहीं बचाया जा सका। अब उसके लिए बहाने खोजे जा रहे हैं कि कोई रेफर होकर आया था, 3 बच्चे पहले ही उनका जीवन नहीं था, इस तरह की बातें हो रही। हमने ऐसी खबरें बिहार से कई बार देखी, उत्तर प्रदेश से कई बार देखी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एन्सेफेलाइटिस की जो बीमारी थी बेहद खतरनाक थी। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का सांसद रहते हुए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इस पर बहुत गंभीरता से काम किया, और अच्छी बात है कि उस पर काबू पाने में सफलता मिली है। जो कि कहा जा रहा था कि वो लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बुखार है। तो अच्छा होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर ऐसा कोई संकट आता है तो जहां भी बेहतर हो रहा है वहां से वो उदाहरण ले सकते हैं, उनसे बेहतर तरीके सीख सकते हैं। जीवन बचाना बहुत जरूरी है, सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं। और अब बात देश की अर्थव्यवस्था की। अगर कोटा की खबर नहीं होती, वो हृदय विदारक खबर, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, मानवता उसके बाद ही कुछ है, तो अर्थव्यवस्था मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आर्थिक आंकड़े आज आए हैं, कौन से? औद्योगिक विकास के, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 3.6% की तरक्की देखने को मिली है। अक्टूबर महीने में 0.2 थी ये सितंबर महीने में। और जो सबसे अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग माइनस यानी ऋणात्मक 0.6 से 3.5% हो गया है। तो करीब 4% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी 4.9 से 11.2। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा है, उसको मैंने कहा कि जरूर बताना चाहिए, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है पहले ये जान लीजिए। कैपिटल गुड्स वो सामान है जो आप नहीं खरीदते हैं, यानी कंज्यूमर के तौर पर आप नहीं खरीदते हैं, हम आप उसको नहीं खरीदते हैं, ग्राहक सीधे नहीं खरीदता। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, वो सामान, वो चीजें जो आपके घर में आने वाला उत्पाद तैयार करने के लिए, वो सामान तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं। और उन प्रोडक्ट को जिसमें मशीनरी है, बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, व्हीकल्स हैं, टूल्स हैं, ये सब कैपिटल गुड्स में आते हैं। और कैपिटल गुड्स की जो ग्रोथ है वो -3.3 से बढ़कर 3.3 हो गई है। यानी अगर हम इसको देखें
तो 6.5% से ज्यादा की ग्रोथ अक्टूबर महीने में कैपिटल गुड्स में हुई और ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब कि जो कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनके कल पुर्जे अब दुरुस्त हो रहे हैं, नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां ठीक हो रही हैं। इस बात को समझना होगा, देश के किसी भी हिस्से में इसको बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, इसको रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से भारत में ऐसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं, अभी भी दिख रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम उन सबसे पार पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 0.7 से बढ़कर 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये बहुत अच्छी खबर है, इसलिए मुझे लगा कि इसको आपको दृष्टिकोण में जरूर जानना चाहिए। आज एक और हड़ताल थी देश भर में, डॉक्टरों की हड़ताल, और वो नाराज ये हैं, ये एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आयुष वालों को सर्जरी की इजाजत करें। वो कह रहे हैं कि नो टू मिक्सोपैथी। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ठीक से बात करनी चाहिए और वो तर्कपूर्ण तरीके से बताना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद में भी शल्य पढ़ाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनको मिक्स किया जा रहा है, या फिर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कई जगह पर सर्जरी को छोड़ भी दें तो कई जगह पर जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं, चाहे वो किसी भी, मतलब वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, उन सब को शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। हाँ, सर्जरी अपने आप में स्पेशलाइजेशन है, यहां तक कि जो एलोपैथी से MBBS डॉक्टर भी होते हैं, उनमें भी जब तक आप मास्टर ऑफ सर्जरी नहीं होते, वो सर्जरी करने की स्थिति में नहीं होते। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन चिंताओं को, जो डॉक्टरों की चिंता है, उसको दूर करना चाहिए और डॉक्टरों को भी ये देखना चाहिए कि देश में डॉक्टरों, नर्सों की बहुत कमी है, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उसका असर तो 5 साल बाद दिखेगा। वैसे भी ये 8 महीने, 9 महीने या कहें कि पूरा वर्ष ही ये तो चाइनीज वायरस ले गया, तो उनको भी इस बात को सोचना चाहिए। हड़ताल उसका समाधान नहीं है, बेहतर होगा कि वो बात करें। आज उसी को लेकर उनकी हड़ताल थी। किसानों के मुद्दे पर किसान अड़े हुए हैं, सरकार कह रही है वार्ता कीजिए, और फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुत विस्तार से बताया कि सरकार क्या क्या कह रही है, समाधान किस तरह से चाहती है, किस तरह से समस्या पर जो जो समस्याएं ध्यान में आई उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लिखित कहा जा रहा है हम लिख कर देने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बार बार बोल चुके हैं और देश की संसद में बोला गया जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, उस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, यानी जो वहां का जो दस्तावेज है, वहां का जो एक जिसको कहें कि संसद से जो पारित होकर कानून बन गया, उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण और प्रामाणिक नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, लेकिन अब देखिए, जब तक किसान फिर से ना आए, किसान कल कह रहे हैं कि वो चक्का जाम करेंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। अच्छा है कि उन्होंने रेलवे के ट्रैक रोकने का फैसला टाल दिया है। एक बड़ी खबर देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह की खबरें ना आए। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि ये कोई ऐसे ही किसी ने दे दिया होगा, सभी किसानों की इच्छा नहीं होगी। जैसे यहाँ गौतम बुद्ध नगर नोएडा के सांसद हैं भाजपा के महेश शर्मा, तो ये भी था कि किसान उनके हॉस्पिटल, उनका अस्पताल है, कई अस्पताल है उनके, 3 तो मुझे ध्यान में है, 2 नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, तो कहे कि उसको भी घेरेंगे। अब आप भाजपा सांसदों का आवाज घेरना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करना चाहिए, आपकी अपनी एक लोकतांत्रिक जो स्वतंत्रता है उसके तहत आता है। लेकिन अगर अस्पताल को घेर रहे हैं तो ये जिसने भी ये बात कही है, जिसके भी मन में आया, ये बहुत निकृष्ट विचार हैं, बहुत निम्न स्तर के विचार हैं। किसानों की इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। वो जैसे रेलवे टाल दिया, वैसे उन्होंने कहा सभी टोल प्लाजा नहीं, लेकिन जो अंबानी अडानी के टोल प्लाजा है वो रोकेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता, इस बात को समझना चाहिए कि अंबानी अडानी अपने औद्योगिक हितों के लिए बहुत सी शर्तें ऐसी होती हैं जिसका वो लाभ उठाते हैं, नियम कानून का लाभ उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंबानी अडानी कोई इस तरह से जाकर आपका बुरा करने के लिए आते ही, ऐसा नहीं है। और जहां आपको लगे कि कोई कंपनी आपके खिलाफ है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए अंबानी अडानी के टोल प्लाजा रोकेंगे, ये बहुत गलत है। कई जगह पर रिलायंस और अडानी, इनकी भी जो योजनाएं हैं, इनके जो कार्यक्रम हैं, उससे किसानों को भी बहुत लाभ मिलता है। जब रिलायंस फ्रेश में सब्जी बिकेगी तो वो किसानों से ही आएगी, उसकी तय और उचित कीमत मिल जाती है। जब कोई कपड़ा कहीं से बनता है तो उसका जो मूल
जो कहें कि जहाँ से उसके रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें किसान इन्वॉल्व होते हैं। और जब ऐसे उद्योग आगे बढ़ते हैं तो उन उद्योगों में काम करने वाले किसानों के ही घर के बच्चे होते हैं। तो ये समझना चाहिए, ये बहुत ही खराब है कि इस तरह से अंबानी अडानी सूट बूट की सरकार, ये राजनीतिक नेताओं को कहने दीजिए, किसानों को इससे बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो विशुद्ध रूप से इस आंदोलन का जबरदस्त तरीके से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, राजनीतिक लाभ लेने तक तो हर किसी को अधिकार है, लेकिन वो अगर विभाजनकारी हो, अब वो कह रहे हैं हम दिल्ली में तो वो लागू कर चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पंजाब में 14 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे। ये अच्छा नहीं है। पंजाब से एक अच्छी खबर है, देश भर में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि तैयारी पूरी कीजिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और हमने आपको बताया था बहुत विस्तार से कि कैसे 64 देशों के राजनयिक, 64 विदेशी राजनयिक वो भारत आए थे और वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारत ही है जिसकी वजह से दुनिया को वैक्सीन आसानी से सस्ते में मिल जाएगी और अच्छी वैक्सीन होगी, जिसको डीप फ्रीजर में नहीं रखना होगा, कम डिग्री में नहीं रखना होगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकेंगे, वो ऐसी वैक्सीन भारत बना रहा है। उसी के तहत जो कहा गया था, तो पंजाब के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि हमें जो कहा गया है, भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रॉपर कोल्ड चेन है, सब कुछ हो गया है और हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमारी जो रोबस्ट कोल्ड चेन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। चंडीगढ़, फिरोजपुर, अमृतसर, होशियारपुर सब जगह हमारी कोल्ड चेन है और केंद्र सरकार हमें वॉक इन कूलर भी देगी, तो ये बड़ा अच्छा है और संघीय ढांचे की यही खूबसूरती है। और इस तरह से अगर सरकारें चलें तो देश की बहुत सी समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। हालांकि पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज समीक्षा बैठक थी, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने नाइट कर्फ्यू कह दिया है। तो नाइट कर्फ्यू मुझे लगता है ये बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है। बेहतर होगा कि आप ट्रेस करें, ट्रैक करें, टेस्ट करें, ये सब करें, लेकिन कर्फ्यू वर्फ्यू लगाना ये ठीक नहीं है। इससे फिर औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि 3.6 से और बेहतर हो सकते थे, IIP जो डेटा आया है अक्टूबर का, वो सब नहीं हो पाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है और उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा लोग जो है वो इंडोर गैदरिंग और 250 से ज़्यादा शादियों में नहीं होंगे, वरना पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्हें लग रहा है कि इससे हम काबू कर सकते हैं तो वो राज्य सरकार का अपना विशेषाधिकार है। जो दिल्ली सरकार है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने आज बैठक ली और उन्होंने कहा कि चूंकि ये महामारी बहुत कुछ सिखा के गई है, तो इस वक्त क्या है कि सब कुछ जो है वो IT, डिजिटल तकनीक के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, वो मतलब लोगों को शारीरिक रूप से जितना कम संपर्क हो उतना अच्छा है। तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए वो समीक्षा बैठक कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी, IT सेक्रेटरी और दूसरे जो विभागाध्यक्ष हैं उनके साथ। अच्छा हो कि इस पर जल्दी से जल्दी सभी राज्य इसको करें, जिससे कि तकनीक के सहारे ही सब काम हो सके। इससे भ्रष्टाचार भी रुकता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बीमारी तो बचता ही आदमी, भ्रष्टाचार भी रुकता है। पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में आरोप प्रत्यारोप थम नहीं रहे हैं। रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक तरफ तो मान भी रहे हैं, लेकिन तृणमूल मानने को तैयार नहीं कि कोई हमला हुआ, जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। और दुर्भाग्य से जो मीडिया में ये बहस है वो इस राजनीतिक हिंसा की कुसंस्कृति पर उस तरह से नहीं हो रही, जो बहुत अच्छा नहीं है। और पश्चिम बंगाल में हिंसा अभी भी जारी है। आज वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो कार्यकर्ता, वो उनका जुलूस था, उस पर तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। अब जाहिर है कि जब छात्र संगठनों के बीच में झगड़ा होगा तो फिर वो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत मजबूत या कमजोर, फिर तो दोनों तरफ से संघर्ष होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 125 राजनीतिक कार्यकर्ता अगर भाजपा के मारे गए तो तृणमूल के भी मारे गए हैं, वामपंथी भी मारे गए होंगे, कांग्रेसी भी मारे गए होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राजनीतिक हत्या की कुसंस्कृति पर बात नहीं हो रही है। वो भाजपा, तृणमूल, वामपंथी, कांग्रेस, इसी सब में चर्चा उलझ कर रह जा रही और इसको सब मान भी रहे हैं। ये जो आज हुआ है, ये गोबरडंगा हिंदू कॉलेज है,
वहां पर ये झगड़ा हुआ। तृणमूल छात्र परिषद, चूंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे और उस पर इन्होंने हमला कर दिया। फिर दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। अच्छा है कि कोई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर नहीं आई। अधीर रंजन चौधरी जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रोकन डाउन सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल। लेकिन इसके बाद वो राजनीतिक तौर पर, वो चूंकि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं तो उनको पूरे देश की चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति लेकिन दूसरे राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में है और जगह भी। अब सवाल यह है कि दूसरे राज्यों की स्थिति पर बात, जब दूसरे राज्यों में वो ऐसा कुछ हो तो तुरंत करिए। लेकिन ये जो अंग्रेजी में व्हाट अबाउटरी शब्द है कि यहां हुआ तो वहां भी होता है, अरे जिस जगह हो रहा है तुरंत उसकी बात कीजिए, उसको खत्म कीजिए। ये भी मान रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं शायद कि इसका लाभ तो मिलने जा रहा है भाजपा को, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस भले ही सरकार खराब कर रही हो, भले ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हो, भले ही राजनीतिक अराजकता हो, भले ही राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन खतरे में हो, लेकिन कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही और ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें जब इस तरह की राजनीतिक हिंसा होती है, हत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, तो किसी एक पार्टी को नहीं, सभी के लिए नुकसान होता है, लोकतंत्र का नुकसान होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना ये केंद्र सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि तृणमूल कांग्रेस भी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, उससे उनको लाभ होगा भावनात्मक तौर पर और वो अपने आप को शहीद दिखा सकेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी सूरत नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को बहुत अच्छे से पता है और भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए जब केंद्र में वो विपक्ष में थी तो कई राज्यों में उसकी सरकारें, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने गिरा दिया था। वो इस बात के खिलाफ है, इसलिए बहुत कोशिश करती है कि गलती से भी ये उसके ऊपर ना आए। डीआईजी रेंज जो वहां के हैं, उन्होंने कल की घटना पर कहा कि 4 एडिशनल एसपी, 8 डीएसपी, 14 इंस्पेक्टर, 70 एसआई, एएसआई, 40 आरएएफ पर्सनल, 259 कांस्टेबल, 350 ऑक्सिलरी फोर्स के जो सिपाही थे, वो डायमंड हार्बर वेन्यू पर थे। ये पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी यानी प्रमुख सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखा है और बताया कि 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारा बंदोबस्त है, ये तो बंदोबस्त होता ही होता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों और इवन जिला अध्यक्ष भी हों, इस तरह का हमला अगर हो पहले से तय कार्यक्रम पर, तो ये राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से कल एक नजीबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। नजीबुल्लाह के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाए गए, यानी मोबाइल होंगे और दूसरी चीजें होंगी। इसके जरिए वो गैर मुस्लिमों के प्रति हिंसा, घृणा, ये वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा था और सोशल मीडिया पोस्ट उसकी बड़ी खराब है। उसकी गिरफ्तारी बीरभूम से हुई है। ये बंगाल में खूब हो रहा है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चाहे एक तरफ से शुरू हो, लेकिन कहीं से भी जाएगा तो ये पूरे समाज को नुकसान पहुंचाएगा। विभाजनकारी गतिविधियां एक बार जब आगे बढ़ जाती हैं तो उसके नुकसान की भरपाई करने में बरसों लग जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत कड़े नियम कानून रखे हैं, बावजूद इसके मुंबई में एक नाइट क्लब में 1000 से ज्यादा लोग पार्टी कर रहे थे बिना मास्क वास्क के। अच्छा देखिए, एक बात समझ लीजिए, पार्टी शुरू हो गई तो मास्क थोड़ी थोड़ी देर में उतर जाता है, ये सब जगह का है। लेकिन किसी नाइट क्लब में इस तरह से अगर इतने लोग हैं तो वो थोड़ा सोचना चाहिए। मुंबई वैसे भी देश की आर्थिक राजधानी है, बड़ी मुश्किल से वहां जनजीवन पटरी पर आया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल उन्होंने बताया। बेंगलुरु में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा बेंगलुरु के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कोरमंगला, और एक आरटीओ ऑफिसर के खिलाफ ये कंप्लेंट थी। वहां छापा मारा गया और कार्रवाई की गई। ये देश भर के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैं उसमें भ्रष्टाचार के मामले आते हैं।
ये किसी एक शहर का मामला नहीं है। और नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो इसको कई बार कह चुके हैं, बहुत स्पष्टता से वो बोलते हैं। अच्छा हो कि जल्दी से जल्दी सब कुछ डिजिटल होता चला जाए। कल जैसे मैंने वाईएसआर कांग्रेस की एक नेता ने जो थप्पड़ मार दिया था टोल प्लाजा कर्मचारी, उसके हवाले से कहा था कि किसी भी सूरत में ये मतलब ये एक जगह का मामला नहीं है, कोई वाईएसआर कांग्रेस की नेता या कहीं का, ये पूरे देश में जो नेता होते हैं, जो प्रभावी लोग होते हैं, जो थोड़ा सा भी ताकत रखते हैं, वो टोल नहीं देना चाहते हैं। इसलिए अच्छा होगा। और इसमें दो चीजें होती हैं, पता चलता है कि कोई अगर देने भी लगे तो उसको लगता है अरे ये तो हमसे हर तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा पद कमजोर है फिर भी नहीं दे रहा है, तो लोग उसमें लड़ाई करते हैं। तो अच्छा होगा कि ये जो फास्टैग वाला सिस्टम है ये पूरे देश में एक रूपता के साथ लागू हो जाए। लेकिन अब उसमें कई चीज़ें हैं। अब ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का, ये प्राइवेट टोल है, तो अभी तक इन्होंने फास्टैग वाली कोई लेन ही नहीं रखी है। आपको वहाँ कैश ही देना है, ज़्यादातर समय तो उनका मशीन भी खराब होती है। ये अच्छा होगा कि एक जैसा हो, तभी लोगों की वो आदत आएगी, खट खट निकलते चले गए। और ज़रूरी है इसीलिए कि देश भर के जो टोल प्लाजा हैं उसमें किसी भी सूरत में ये गुंजाइश न बने कि कोई दो लोग आपस में इसके लिए लड़ते दिखें। सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। आधुनिक टोल व्यवस्था के लिए यही जरूरी है। अच्छा है कि धीरे धीरे वो सिस्टम हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। केरल की सरकार सोने की तस्करी के मामले में, लाइफ मिशन स्कैम के मामले में, कई तरह के घोटाले में फंसी हुई है। और आज केरल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्पेशल कोर्ट, जो विशेष अदालत है जो हवाला मामले की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, उनसे कहा, परमिशन मांगी कि स्वप्ना सुरेश और सरित पीएस, ये जो केरला सोने की तस्करी के मामले में आरोपी हैं, इनसे जेल में जाकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी है। रांची से एक बड़ी खबर है। रांची में योगेश कुमार जोनल कमांडर है, एक प्रतिबंधित अतिवादी आतंकवादी संगठन है पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, PLFI, और वो हजारीबाग इलाके में था। नौशाद आलम जो SP ग्रामीण है रांची के, उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब बात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार रही नहीं, लेकिन ये तीनों वो राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में नहीं रही, राजस्थान छत्तीसगढ़ में अभी भी है। और छत्तीसगढ़ में तो कतई कोई संकट नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी जिस तरह की खबरें हैं, मध्य प्रदेश में लगातार उसके नेता छोड़ रहे हैं। आज भी दो नेताओं ने, सौंसर विधानसभा के पूर्व विधायक अजय चौरे, वो चले गए भाजपा में, शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। एक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप मंडलोई, वो भी चले गए, शिवराज जी ने स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ हैं। तो मध्य प्रदेश में तो ये सब हो रहा है, वहां तो सरकार भी जा चुकी है, वहां की बात छोड़ देते हैं। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सीधे तौर पर तुरंत सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या फिर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए संकट खड़ा हो रहा है? और इस संकट की मूल वजह वही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का अंतर्द्वंद, अंतरकलह, संघर्ष। वैसे भी अभी राजस्थान के जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। अब जब मैं बुरी तरह से कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि वो जीती नहीं, कई जगह जीती, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उसको सीटें बहुत कम मिली हैं। छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल को बयान देना पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान कहेगा तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। जो लोग गफलत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यह ध्यान में रखना होगा कि ये राज्य के हक में नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार संकट में है। और अब कुछ भारत से जुड़ी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों की खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 दिन की IG लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, आज वो हो गई। और दोनों देशों ने कहा कि जो एक दूसरे से कहते हैं ना कि इस देश से उस देश में चला गया, सीमा पार का जो मसला है उस पर बातचीत किए। दोनों देश रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए एक दूसरे से सहमत हुए। जो मोहम्मद जाकिर हुसैन, अश्विनी कुमार सिंह IG साउथ बंगाल फ्रंटियर के BSF के थे, और मोहम्मद जाकिर हुसैन ADG साउथ वेस्ट रीजन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी तुरंत की जो सूचना होती है उसको साझा करेंगे और कोई भी सीमा
शर्तों का उल्लंघन करने वाला, चाहे इस पार का हो चाहे उस पार का, उसको हम पकड़ेंगे और जो भी कानूनी तरीके होंगे उससे उसको कानूनी तरीकों के आधार पर जो सजा देनी होगी देंगे या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, उनको ड्रग्स से बचाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच भी आज समिट हुआ, वर्चुअल समिट था। प्रधानमंत्री जी को जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए चाइनीज वायरस की वजह से, तो आज। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो आतंकवाद रहा दोनों देशों के बीच में। $448 मिलियन के समझौते भी हुए कई क्षेत्रों में, और डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बातचीत हुई। भारत और चीन, भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने चीन का बयान पढ़ा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसको करते हुए दिखें। उनकी वजह से जो बायलैटरल एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया गया, शर्तें जो प्रोटोकॉल वो नहीं पूरी हुई, उसकी वजह से सब हुआ और पूर्वी लद्दाख में बहुत अप्रिय स्थिति हुई। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें जिससे कि हालात सामान्य हो। भारत और चीन के बीच में अभी तक के सबसे ज़्यादा खराब संबंध हैं, पिछले 6 महीने से बहुत खराब है। ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी खुले तौर पर कह चुके हैं। और लंदन में जो प्रदर्शन हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में, उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने लंदन में ब्रिटेन की सरकार से कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि हमारे जो दूतावास हैं वहाँ पर इस तरह की जो हरकतें हैं उसको रोका जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और अब आज के दृष्टिकोण में खबर खत्म, लेकिन एक जरूरी खुशखबरी, एक बड़ी शानदार गर्व अनुभूति वाली है। ये चित्र देखिए, ये हैं कर्नल प्रीतिपाल सिंह गिल। प्रीतिपाल सिंह गिल ये रिटायर्ड हैं और ये अकेले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना और नौसेना और भारतीय थल सेना, तो जल थल नभ तीनों सेनाओं में इन्होंने काम किया है। आज वो 100 वर्ष के हुए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारतीय सेना की तरफ से तस्वीरें जारी की गई और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 की भारत पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ऐसे जो मजबूत सैनिक हैं इस देश के, उनकी वजह से भारत की प्रतिष्ठा, सुरक्षा हमेशा बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।